Good morning, students. Welcome in online physics class. I am Srinivas Tiwari, lecturer physics, JJIC Ikauna Sravasti. Today topic आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे वो है अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आज हम लोग अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बात करेंगे। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, सबसे पहले आप लोग परिभाषा समझ लीजिए कि अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है, अर्थात उसके वेग निरंतर बदलता जाता है। इस दशा में कण के वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, तो ये अब चित्र से आप समझिए। माना हमने कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल r। इधर हम दूसरा वृत्त बना करके अभिकेंद्र त्वरण को समझेंगे। ये मान लीजिए कि कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। अब यहाँ पे क्या है कि एक कण है और कण क्या है, एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो यहाँ पे जब कण है तो जब कण यहाँ पे है तो उसकी दिशा इस तरफ है। जब कण यहाँ पे पहुंच गया तो उसकी दिशा इस तरफ होगी। जब कण यहाँ पे पहुंच गया आपका तो उसकी दिशा इस तरफ होगी। ये V2 है, ये क्या है V3, ऐसे समझ लेंगे, मान ली। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है कि जब कोई कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर या वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है। देखिए यहाँ पे कण की दिशा इस तरफ थी, यहाँ पे इस तरफ हो गई, यहाँ पे इस तरफ हो गई, यानी दिशा उसकी क्या होगी, वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो लगातार बदलती रहेगी। एक ही दिशा में जाएगा तो कुछ सीधा हो जाएगा, तो सीधा तो गति करता नहीं, सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उसकी दिशा क्या होगी, लगातार बदलती रहेगी। अर्थात उसके वेग, उसका जो वेग होगा निरंतर बदलता जाता है। यानी वेग जब दिशा बदलेगी तो वेग निरंतर उसका क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो जब वेग बदलता जाता है तो इस दशा में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत, इस दशा में क्या होता है कि कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर, वेग के दिशा के लंबवत यानी यहाँ पे इस तरफ, यही तो हुआ लंबवत, तथा वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। यानी सीधी सी बात आप कहेंगे कि जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करेगी, वृत्तीय गति करेगी, एक समान चाल से जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। देख सकते हैं आप, यहाँ से जब करना प्रारंभ किया, पहले दिशा इस तरफ थी, फिर क्या हुई, इस तरफ हुई, फिर ऐसे 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 घूम करके दिशा, देखिए दिशा क्या होता है, वृत्तीय गति में लगातार बदलती जाती है। तो जब दिशा उसकी बदलती जाती है अर्थात उसका वेग निरंतर बदलता जाता है। इस दशा में उसके केंद्र की ओर वेग के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अब इस अभिकेंद्र त्वरण का हमको सूत्र निकालना है कि अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो आइए अब हम लोग अभिकेंद्र त्वरण के सूत्र को निकालते हैं। तो अभिकेंद्र त्वरण आपको पता होना चाहिए। एक लाइन में आप परिभाषा देंगे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय कारपथ पर या वृत्तीय गति करेगी, तो जब वृत्तीय गति करेगी वस्तु तो उसके यानी वृत्त के पथ के प्रत्येक बिंदु पर उसके जो वेग की दिशा होगी यानी गति की दिशा होगी वो बदलती रहेगी, अर्थात उसका वेग निरंतर बदलता रहेगा। इस स्थिति में उसके वेग के लंबवत, ठीक है, अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करेगा जिसको हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। अब माना हमने कि माना कोई कण एक वृत्तीय पथ पर, माना कोई कण है एक वृत्तीय पथ पर जिसका केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल r है, गति कर रहा है। कोई कण है जो एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्त का केंद्र क्या है, O है और त्रिज्या r है, गति कर रहा है।
अब जब ये गति कर रहा है तो एक समान चाल B से चल रहा है, एक समान चाल किससे चल रहा है, B से चल रहा है। पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा स्पर्श रेखीय होगी, यानी दिशा जो रेखीय होगी वो वृत्त को स्पर्श करता हुआ होगा, स्पर्श करती हुई होगी, स्पर्श रेखीय होगी। माना कि कण एक सूक्ष्म समय अंतराल में थोड़े समय में P1 से P2 तक, सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा T में P1 से P2 तक कितनी दूरी तय करता है, वृत्त के परिध पर डेल्टा S दूरी, यानी यहाँ से P1 से P2 तक वृत्त जो है ये कण वो वृत्त के परिध पर P1 से P2 तक डेल्टा T समय लगाता है, कितनी दूरी तय करता है, डेल्टा S दूरी तय करता है। तथा इन बिंदुओं पर कण के वेग, यहाँ जब P1 पे है तो कण का वेग हमने मान लिया V1 है इस दिशा में, और यहाँ पे P2 पे क्या है, V2 है। सदिश देखिए वेग सदिश है तो चूंकि इसमें दिशा भी है तो सदिशों V1 व V2 दोनों का परिमाण B है, दोनों का परिमाण मान लीजिए कि समान है, केवल दिशा अंतर है, परिमाण दोनों का क्या है, समान B है, यानी दोनों का परिमाण B ही है। परंतु इनकी दिशाओं में कोण, यानी यहाँ से P1 से P2 के बीच में कोण क्या है, डेल्टा थीटा का अंतर है। P1 से P2 तक वेग परिवर्तन, तो देखिए इधर P1 से P2 तक वेग परिवर्तन, P1 से P2 तक वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु पर वेग तो क्या है, V2 माइनस V1 बराबर डेल्टा V होगा। ये मान लिया गया कि P1 से P2 तक वेग में परिवर्तन यानी V2 माइनस V1 बराबर डेल्टा V होगा या डेल्टा V है। अब देखिए यदि ये सदिश जो V1 है और सदिश V2 को एक बिंदु O से खींचे, सदिश ये आपका V1 देखिए V1 की दिशा इस तरफ है ना, तो किसी सदिश को उसी दिशा में हम खींच सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, V1 हो गया, और ये आपका बिंदु Q है, और ये दूसरा सदिश आपका इस दिशा में है, ये क्या हो गया, V2 हो गया। सदिश V1 और V2 को एक दिशा में खींचे, तो एक दिशा में खींचेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको मिलाने वाली यानी V1 और V2 के बाणांक को, यानी उनके ऊपर वाले सिरे को हम मिलाने वाले रेखा को हम क्या कहेंगे, इनका परिणामी कहेंगे। तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, इनके परिणामी को हम कैसे निरूपित कर देंगे, ये डेल्टा P हो जाएगा। ये एरोहेड से एरोहेड अंतिम वाले वेक्टर को जोड़ने का नियम यही है कि वेक्टर के अंतिम वाले एक से के हेड से हेड और पहले वाले से टेल, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, परिणामी डेल्टा B मिल जाएगा। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अवकेंद्र त्वरण का सूत्र। तो देखिए अवकेंद्र त्वरण का सूत्र हम कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज OP1 P2 व Q, अब इसका भी नामकरण कर दिया जाए तो इसका नामकरण क्या कर देंगे, A इस पॉइंट का नाम रख देंगे और इसका क्या B। तो देखिए त्रिभुज OP1 P2 व QAB क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप। यहाँ ये जो एंगल बन रहा है इसको भी आप मान लीजिए कि डेल्टा थीटा है। तो अगर कोई त्रिभुज समरूप है इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी दो भुजाएं, प्रत्येक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तथा इनके बीच का कोण भी क्या है, बराबर है, डेल्टा थीटा भी बराबर है। तो जब कोण और भुजाएं बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, समरूप है। अतः समरूप त्रिभुज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P1 P2 बटे OP1। अब इस त्रिभुज में क्या लिए, P1 P2 बटे OP1। अब उस वाले त्रिभुज में हम क्या ले लेंगे, बराबर क्या ले लेंगे, वहां पे ले लेंगे AB बटे AQ। AB बटे क्या ले लेंगे, AQ या QA, AQ या क्या ले लेंगे, QA। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको P1 लिख दिया जाए, P1 O और इसको QA। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, P1 P2, तो P1 P2 का मान क्या है, डेल्टा S। P1 O
इसका मान क्या है, B1O का मान R बराबर क्या हो जाएगा, AB। AB का मतलब क्या है, डेल्टा B, और QA का मतलब B1, और B1 और B2 दोनों का हमने शुरू में ही आपको बताया है कि दोनों के परिमाण B ही हैं, यानी केवल दिशा का अंतर है, दोनों के परिमाण क्या है, B हैं। यानी सदिश B1 और B2 को इसलिए अलग अलग लिखा गया है क्योंकि इनके डायरेक्शन अलग अलग है, दिशाएं अलग अलग है, इनके परिमाण क्या है, सेम है, बराबर है, समान है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, परिमाण हमको लिखना है तो B लिख देंगे। अब आगे देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसा लिख दीजिए, डेल्टा B बराबर, डेल्टा B बराबर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा B बराबर आपका हो जाएगा B/R। B यहाँ ऊपर आ जाएगा, B/R इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा S। देखिए उपरोक्त समीकरण को दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग करने पर, ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्षों में डेल्टा T से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब डेल्टा T से दोनों पक्षों में भाग करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, तब हम मिटाएंगे, जल्दी से आप नोट करेंगे। अब जब भाग करेंगे तब हमको मिल जाएगा डेल्टा B बटे डेल्टा T बराबर हमको मिल जाएगा B/R इंटू डेल्टा S/डेल्टा T, डेल्टा S/डेल्टा T आपको मिल गया डेल्टा B/डेल्टा T बराबर मिल गया B/R इंटू डेल्टा S/डेल्टा T। अब देखिए इधर यहां पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, डेल्टा T टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा T जो है बहुत कम है, समय अंतराल क्या है, बहुत कम है। तो जब समय अंतराल बहुत कम है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डेल्टा B/डेल्टा T, इसको हम कहेंगे तात्क्षणिक, इसको हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक या तात्कालिक रेखीय त्वरण, इसको हम क्या कहेंगे, तात्कालिक रेखीय त्वरण। और ये आपका जो है डेल्टा S/डेल्टा T, इसको हम क्या कहेंगे, तात्कालिक रेखीय वेग, रेखीय वेग कहा जाता है। अब यहां पे देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे आपका ये क्या हो जाएगा, रेखीय त्वरण, यानी इसके स्थान पे डेल्टा B/डेल्टा T के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, A, इधर क्या है B/R, और इसके डेल्टा S/ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो ये B हो जाएगा। तो A बराबर आपको मिल जाएगा B²/R, A बराबर आपको क्या मिल जाएगा, B²/R। इसी को हम C लिख सकते हैं, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और यही क्या है, अभिकेंद्र, यही आपका अभिकेंद्र त्वरण का क्या है, सूत्र है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र हमको क्या मिला, AC बराबर B²/R, AC बराबर क्या मिल गया, B²/R। अब देखिए इधर यदि B बराबर क्या हो, R ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध हमने आपको बताया, तो यदि B बराबर R ओमेगा हो तो आपको अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या मिल जाएगा, तो अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र मिल जाएगा AC बराबर मिल जाएगा, B के स्थान पे क्या रखेंगे, R ओमेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R ओमेगा का होल स्क्वायर बटे R, तो AC बराबर मिल जाएगा R² ओमेगा स्क्वायर बटे R। अब एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैसे मिल जाएगा, हो जाएगा, यानी आपको AC बराबर मिल जाएगा
यहां लिखे देते हैं AC बराबर मिल जाएगा R ओमेगा स्क्वायर, यानी ये कोणीय वेग के पद में है और ये किसके पद में है, रेखीय वेग के पद में। ये किसके पद में है, रेखीय वेग के पद में। तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। तो अब ये NCERT का न्यूमेरिकल आपका है, और ये NCERT का न्यूमेरिकल कौन सा है, 4.17। तो 4.17 की हम बात करेंगे। क्या कह रहा है 4.17, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया है और इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में, इसका मतलब ऐसे ऐसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी। तो ये आपको ज्ञात करना है, यानी पत्थर एक सिरे पे बांध करके क्षैतिज वृत्त का मतलब ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। तो ऐसे ऐसे जब घुमाया जाता है इस तरीके से क्षैतिज वृत्त में, तो आपको ज्ञात क्या करना है, त्वरण का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। दिया क्या क्या है, तो देखिए इधर धागे की लंबाई, धागे के एक सिरे पर पत्थर बांधा जाता है, धागे की लंबाई, इसका मतलब क्या दिया है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या दिया है, 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 80 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 0.80 मीटर। अब उसके बाद में देखिए और क्या दिया हुआ है, चक्कर लगाता है कितना, 25 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 14 चक्कर लगाता है। तो देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πm, जहां n बराबर आवृत्ति, आवृत्ति n क्या है, आवृत्ति है। प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो n क्या है, आपकी आवृत्ति है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या है, आवृत्ति है। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो n बराबर यहाँ क्या दिया है, 14 चक्कर लगाता है कितने समय में, 25 सेकंड में, यानी n बराबर है 14/25, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। अब ये ओमेगा बराबर 2πm आता कैसे है, तो ये आप समझ लेंगे। ये बहुत बेहद समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं मान लीजिए आ गया तो आप कैसे समझेंगे कि ये 14/n बराबर क्या होता है, कैसे आ गया ओमेगा बराबर 2πm। तो देखिए कल हमको सूत्र मिला था, सूत्र कल हमें ये मिला था, T बराबर 2πr/v, ठीक है ना। होता क्या है, V बराबर होता है r ओमेगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/ओमेगा बराबर लिख सकते हैं r/v। देखिए तिरछा गुणा के लिए वही लिखा है ना। इसको देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, T बराबर 2πr/v। अब ये r/v लिखा है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा, r/v के स्थान पे यहाँ क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा। तो T बराबर 2π, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2π/1/ओमेगा। अब देखिए ओमेगा को यहाँ ले आएंगे, तो ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा, 2π और 1/, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T को इधर ले आएंगे, 1/, क्या हो जाएगा, T। अब देखिए T बराबर क्या होता है, T बराबर होता है 1/n, यानी आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। T क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। मान लीजिए कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, तो अगर मान लीजिए वो वृत्तीय गति करना प्रारंभ की है, यहाँ से की है, तो ऐसे घूम करके यहाँ तक पहुंचे, फिर A तक, A से A, यहाँ से घूम करके A तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, हम आवर्तकाल कहेंगे। एक चक्कर पूरा करने में, वृत्तीय गति के दौरान किसी कण का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, उसका आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति के, या आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगी, आवृत्ति बराबर हो जाएगी 1/आवर्तकाल की। तो आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में
लगाए गए चक्करों की संख्या को, यानी 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वही क्या हो जाएगी आवृत्ति। अब यहाँ 14 चक्कर लगाता है 25 सेकंड में, इसलिए 14 क्या लिखे 25। तो ये आपका क्या हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई और 1/t के स्थान पे क्या हो जाएगा यही से ये सूत्र आया, ठीक है ना। तो इस सूत्र को आप देखिए, आप देखिए आपको क्या निकालना है। देखिए यहाँ पे ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर 2 पाई और यल के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, पाई का भी मान रख देंगे आपका, इसलिए ओमेगा बराबर 2 पाई का मान 22/7 और यल का मान 14/25। इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 22 चौक 88। ओमेगा बराबर आपको मिल जाएगा 88/25। अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। कल हमने बताया था कोणीय वेग है ओमेगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। तो अब जब ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई तो आगे आप क्या करेंगे, ओमेगा मिल गया आपको 88/25 रेडियन पर सेकंड। तो अब आता है पत्थर का त्वरण बराबर क्या होगा, अभिकेंद्र त्वरण बराबर क्या होगा, अभिकेंद्र त्वरण। पत्थर का त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, सूत्र कोणीय वेग ओमेगा के पद में, तो कोणीय वेग ओमेगा के पद में r ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ b का मान नहीं दिया है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए सूत्र r ओमेगा स्क्वायर। तो अब r ओमेगा स्क्वायर लिख दिए, अब मान रख दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा AC बराबर r का मान 0.80 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का मतलब 88/25 का होल स्क्वायर, 88/25 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको आप गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में हल करेंगे, तो AC बराबर आपको मिल जाएगा 9.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दिशा किधर होगी, यही उत्तर हो गया, ये अभिकेंद्र त्वरण का मान आ गया। अब दिशा किधर हो जाएगी, तो दिशा किधर होगी, दिशा केंद्र की ओर होगी। वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर अभिकेंद्र त्वरण की दिशा होगी, किधर होगी, केंद्र की ओर। प्रत्येक बिंदु पर कहाँ, त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के दिशा में केंद्र की ओर होगी। ये आप इससे क्या निकाल लेंगे, दिशा निकाल लेंगे, डायरेक्शन। तो ये सवाल आप नोट कर देंगे। अब हम बात करेंगे 4.18 की। तो ये 4.18 क्या है, कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से उड़ रहा है। एक वायुयान है 900 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से उड़ रहा है। तो 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है, यानी वायुयान 1 किलोमीटर त्रिज्या के क्षैतिज लूप में, यानी वृत्ताकार लूप ऐसे घूमते हुए वायुयान इस तरीके से घूमता है 1 किलोमीटर त्रिज्या। इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। तो देखिए इधर क्षैतिज लूप की त्रिज्या, क्षैतिज लूप की त्रिज्या, तो क्षैतिज लूप की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर। क्षैतिज लूप की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर। अब देखिए वायुयान की चाल, वायुयान की चाल, तो वायुयान की चाल कितनी है, चाल दिया हुआ है 900 किलोमीटर प्रति घंटा, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या किया जाए, किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो इसको हम 18/5 से क्या करें, गुणा कर दें। तो ये क्या हो जाएगा 900 गुणे 18 किलोमीटर
प्रति घंटा है और इसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो या तो हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो या तो हम इसको घंटा को चेंज करें मतलब 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी घंटा को हम किससे गुणा करते हैं 3600 से, और ऊपर क्या करें हम 1000 से गुणा कर दें। ठीक है, तो चाहे आप 5/18 से इसको क्या करिए, गुणा कर दीजिए। अगर आपको कहीं किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो 5/18। अब ये किसमें हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो 18 पंचे 90, 50 पंचे 250। ये वायुयान की चाल कितनी आ गई, 250 मीटर प्रति सेकंड। अतः अविकेंद्र त्वरण, तो अविकेंद्र त्वरण क्या हो जाएगा, AC बराबर v²/r। तो AC बराबर v² का मतलब 250 गुणे 250 और नीचे कितना हो जाएगा 1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25। तो AC बराबर कितना आ जाएगा 125/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आपको मिल जाएगा AC बराबर 125। इसको आप काटेंगे तो 62.5 कितना आ जाएगा, 62.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इधर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी ये तो आपका अविकेंद्र त्वरण आया था, और ये क्या है गुरुत्वीय त्वरण। और इस सवाल में ये कह रहा है कि इसके अविकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। तो अविकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ हमको क्या करना है, तुलना करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका A/G। तो A का मान कितना मिला है 62.5 और नीचे G का मान क्या मिला है 9.8। इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। यही तुलनात्मक मान हो जाएगा, या A बराबर क्या हो जाएगा 6.4 G। तो ये सवाल भी आप नोट कर लेंगे। अब हम अगले टॉपिक में अगले बार जब हम आपको पढ़ाएंगे तो परिवर्ती वृत्तीय गति में कण का त्वरण कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।